सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं अमित कुमार सिंगल, टीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय दिरांग। विद्यार्थियों, हमने 2 पाठ पूर्ण कर लिए हैं। तो आशा है कि आपने उन पाठों को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा, पढ़ लिया होगा। और कल हमने क्षितिज भाग 2 में पाठ 3 लखनवी अंदाज यशपाल द्वारा रचित है, वो पाठ हमने कल पढ़ा था और सभी विद्यार्थियों ने उसे देखा भी है। सीन में दिखा रहा है, सभी विद्यार्थियों ने देखा है और आशा है कि आपने उस पाठ को अच्छी तरीके से देखा होगा। आज हम इस पाठ के लखनवी अंदाज के प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रथम प्रश्न, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। लेखक जब ट्रेन में चढ़े तो नवाब साहब है जो पालथी मारे बैठे थे और वो खिड़की की तरफ ही देख रहे थे। उन्होंने उनसे घुलने मिलने का कोई भाव नहीं दिखाया। जब लेखक सेकंड क्लास के उसी डिब्बे में घुसे जिसमें नवाब साहब एक बर्थ पर पालथी मारे बैठे थे, यानी चुपचाप बैठे थे, लेखक के इस प्रकार आ जाने से नवाब साहब की आंखों में एकांत चिंतन में असंतोष दिखाई दिया। यानी वो नहीं चाह रहे थे कि कोई आदमी आ जाए और उन्हें डिस्टर्ब करे। नवाब साहब ने लेखक की संगति के लिए कोई उत्साह नहीं दिखाया। नवाब साहब ट्रेन की खिड़की से बाहर देखकर सारी स्थिति पर गौर करते जान पड़ते। उनके इन हाव भावों से महसूस होता है था कि वे लेखक से बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं थे, क्योंकि अगर वो उत्सुक होते नवाब साहब तो लेखक से हाय हेलो करते, नमस्ते करते, प्रणाम करते और आपस में बातचीत करते, मुस्कुराते। लेकिन नवाब साहब ने अपनी रईसी दिखाने के लिए, अपना वीआईपीपन दिखाने के लिए लेखक से घुलना मिलना उचित नहीं समझा और वो कहाँ देखते रहे? खिड़की की तरफ देखते रहे। प्रश्न नंबर 2 है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव की ओर इंगित करता है? भाई, नवाब साहब ने पहले तो करीने से उसको खीरे को धोया, फिर उसको गोदा, उसका एक सिरा रगड़ा और करीने से छील के काट के और उनको सूंघ सूंघ कर नवाब साहब खिड़की के बाहर फेंक रहे थे। तो उन्होंने, नवाब साहब ने आखिर ऐसा क्यों किया? ये उनके किस स्वभाव की ओर इंगित करता है? इसका उत्तर है, नवाबों के मन में अपनी नवाबी की धाक जमाने की बात रहती है, इसलिए वे सामान्य समाज के तरीकों को ठुकराते हैं तथा उनके क्या है, नवाबी की धाक जमाने की बात घुसी रहती है दिमाग में, तो इसलिए वे समाज के सामान्य तरीकों को ठुकराते हैं, यानी उनको मानते नहीं हैं तथा नए नए सूक्ष्म यानी छोटे तरीकों को खोजते हैं जिससे उनकी अमीरी प्रकट हो। यानी वो इस तरह से अपनी क्रिया करते हैं, एक्टिंग करते हैं कि ताकि लोग उन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति समझें, वीआईपी समझें। नवाब साहब अकेले में बैठे खीरे खाने की तैयारी कर रहे थे, किंतु लेखक को सामने देखकर उन्हें अपनी नवाबी दिखाने का अवसर मिल गया। नवाब साहब क्या क्या तैयारी कर रहे थे? खीरे खाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन ये तो और भी अच्छा हुआ कि उन्हें लेखक मिल गया। क्या, किस लिए मिल गया? अपनी नवाबी दिखाने के लिए, नवाबी वीआईपीपन दिखाने के लिए, अपनी अमीरी दिखाने के लिए। उन्होंने दुनिया की रीत से हटकर खीरे सूंघे और बाहर फेंक दिए। इस प्रकार उन्होंने लेखक के मन पर अपनी अमीरी की धाक जमा दी। यानी खीरे किसके लिए होते हैं? सूंघने के लिए नहीं होते, खाने के लिए होते हैं। लेकिन नवाब साहब ने क्या किया? उन खीरों को सूंघे और उन्होंने खिड़की से बाहर फेंक दिए। इससे उसका ये मनोभाव प्रकट होता है कि नवाब साहब हैं जो अपनी अमीरी दिखाना चाहते थे। किसको? लेखक को दिखाना चाहते थे। और लेखक की जगह कोई दूसरा व्यक्ति होता तो उसे भी वो अमीरी दिखाने की कोशिश करते। प्रश्न नंबर 3 है, बिना विचार
घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? हम यशपाल के विचारों से सहमत हैं। बिना घटना, बिना पात्र और बिना विचार के कहानी नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि जब कहानी में घटना नहीं होगी, कोई पात्र नहीं होंगे यानी करेक्टर नहीं होंगे और विचार नहीं होंगे तो कहानी कैसे लिखी जा सकती है? कहानी का अर्थ ही है क्या हुआ उसे कहना। अतः घटना नहीं होगी तो यह कैसे पता चलेगा कि क्या हुआ? बिना पात्रों के कुछ होगा कैसे? कहानी में कोई ना कोई विचार, बात या उद्देश्य भी अवश्य होता है। यानी बिना पात्रों के कहानी के 3-4 तत्व हैं। कथोपकथन है और संवाद, कोई बोलते हैं कथोपकथन, और उसमें पात्र भी होने चाहिए, देश काल और विषय वस्तु भी होनी चाहिए। जब कोई विषय ही नहीं होगा तो हम कैसे कहानी गढ़ सकते हैं? पात्र ही नहीं होगा तो हम उन कहानी को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? और संवाद के बिना तो हम कहानी की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो बिना विचारों के घटना और पात्रों के क्या कहानी लिखी जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं लिखी जा सकती। प्रश्न 4 है, आप इस निबंध को और क्या क्या नाम देना चाहेंगे? अब जो लखनवी अंदाज है, लखनऊ के लोग, लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है, तो वो बहुत पैसे वाले होते हैं। तो इसमें क्या है? दिखावटी जिंदगी। दिखावटी जिंदगी कैसे है? क्योंकि नवाब साहब भी ट्रेन में बैठे बैठे खीरों को सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक रहे थे और अपने दिखावटी जीवन जी रहे थे। झूठी शान, यानी वो झूठी शान पे मरते हैं, दिखावा करते हैं। प्रश्न नंबर 5, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। वही बात जो हमने पहले भी चर्चा करी है। नवाब साहब आराम से पालथी मारकर बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? ट्रेन की बर्थ में बैठे हैं। उनके सामने तौलिए पर कुछ ताजे कच्चे खीरे रखे हैं और उनका हमने पाठ में पढ़ा था कि वो खीरे किस किस्म के हैं? बालम खीरे हैं, लखनऊ के बालम खीरे हैं। वे ऐसे बैठे हैं मानो दिन भर में उन्हें एक यही महत्वपूर्ण काम करना है। यानी वीआईपी लोग अपने आप में ये भी दिखाते हैं कि देखो मैं कुछ भी काम नहीं करता और एकदम मेरे पास बहुत पैसा है, मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी वीआईपीपन दर्शाने का एक वीआईपी लोगों का भाव होता है। धीरे धीरे से उन्होंने तौलिए को उठाया, झाड़ा और बिछाया। अब सीट के नीचे से पानी का लोटा उठाया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? धीरे धीरे तौलिए को उठाया, उसको झाड़ा, बिछाया और अब सीट के नीचे से उन्होंने पानी का लोटा उठाया। उस पानी से खिड़की के बाहर करके खीरे धोए, यानी खीरों को पहले धोए और धोए हुए खीरे तौलिए पर रखे। फिर एक खीरा उठाया, जेब से चाकू निकाला। जेब से क्या निकाला? चाकू। जेब से चाकू निकाला, चाकू से खीरे का सिर काटा। एक सिरे को चाकू से गोदा, उसकी झाग निकाली। फिर बड़ी कलाकारी और कोमलता से खीरे को छीला। सबसे पहले खीरे को धोया, फिर जेब से चाकू निकाला और चाकू से खीरे के एक सिरे को काटा और उसे गोदा, यानी झाग निकालने के लिए, उसका कड़वापन मिटाने के लिए उसको गोदा। उसकी झाग निकाली, फिर बड़ी कलाकारी और कोमलता से खीरे को छीला। तत्पश्चात यानी उसके बाद उसे काटकर उसकी फांकें बनाई। फांके उनके टुकड़े किए, उन्हें एक एक करके बड़े क्रम से सजाकर तौलिए पर रखा। अच्छी तरीके से उन्हें करीने से सजाया। उन्हें एक एक करके बड़े क्रम से सजाकर तौलिए पर रखा। अब उस पर जीरा, नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरकी, यानी जीरा, नमक और लाल मिर्च का पाउडर बुरका। अब खीरा खाने के लिए तैयार था। यानी वो नवाब साहब उस खीरे को खाने के लिए तैयार थे। अगला क्वेश्चन है, किन किन चीज़ों का रसास्वादन करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं? किन किन चीज़ों का रसास्वादन, यानी रस का आस्वादन करने के लिए, आनंद लेने के लिए आप किस किस प्रकार की तैयारी करते हैं? देखिए ये उत्तर है, थोड़ा अलग है। इसमें
किसी को कोई व्यंजन पसंद आता है, किसी को कोई खाना पसंद आता है, किसी को कोई व्यंजन पसंद आता है, तो सब अपने अपने हिसाब से भी इसका उत्तर दे सकते हैं। और हम सामान्य रूप से अगर इसका उत्तर देना चाहें तो हम खीर का रसास्वादन करने के लिए पहले भगोना साफ करते हैं। खीर, क्योंकि खीर हर जगह खाई जाती है, पूरे भारत में प्रचलित है, ये व्यंजन बहुत ही प्रसिद्ध व्यंजन है। तो हम खीर खाने का रसास्वादन करने के लिए पहले सबसे पहले क्या करते हैं, भगोने को साफ करते हैं जिसमें हम खीर बनाते हैं। दूध को भगोने में डालकर गैस पर चढ़ाते हैं। जब दूध उबलने लगता है तब उसमें चावल डाल देते हैं। चावल दूध में पकते हैं। चावल किस में पकते हैं, दूध में पकते हैं। दूध गाढ़ा होता चला जाता है। बाद में उसमें चीनी मिला देते हैं। काजू बादाम भी पकती खीर में डालते हैं। इससे स्वादिष्ट खीर तैयार हो जाती है। यानी खीर को पहले भगोना साफ किया जाता है, फिर उसको गैस पे चढ़ाया जाता है, दूध उबलने लगता है और उसमें चावल डाल दिए जाते हैं। चावल दूध में पकते हैं, दूध गाढ़ा हो जाता है और उसके बाद हम उसमें चीनी मिला देते हैं। कई कई लोग चीनी नहीं भी मिलाते हैं। तो अपने अपने बनाने के ये तरीके हैं। कोई काजू बादाम डालता है और इसमें इलायची भी पड़ती है। इसमें इलायची का नहीं दे रखा, लेकिन सब के, हर व्यक्ति के खीर बनाने के और कोई भी व्यंजन बनाने के सबके अपने अपने तरीके होते हैं। तो ये अपने हिसाब से भी आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 6 है, खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। आपने नवाबों की और भी सन के और शौक के बारे में पढ़ा सुना होगा, किसी एक के बारे में लिखिए। ये नवाब साहब की सनक ये खीरे के संबंध में कि खीरे को करीने से काटता है, धोता है और उनको सजाता है और फिर उनको सूंघ सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक देता है। तो ये नवाब साहब का हम सनकीपन कह सकते हैं। आपने नवाबों के और भी सन के और शौक के बारे में पढ़ा सुना होगा, किसी एक के बारे में लिखिए। खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक ही कहा जा सकता है। नवाब लोग प्राय सनकी ही होते हैं, क्योंकि वो पैसे वाले ज़्यादा होते हैं इसलिए। हमने भी नवाबों की सनकों को और शौकों के बारे में पढ़ा सुना है। नवाब फिजूल खर्ची यानी पैसे को बिना मतलब ही खर्च करते हैं, करने का शौक रखते हैं। वे अपनी झूठी शान दिखाने के लिए पैसा ऐसे लुटाते रहते हैं। झूठी शान यानी वो अपनी झूठी शान दिखाते रहते हैं। इसी शौक और सनक के कारण उन्हें बुरे दिन भी देखने पड़ते हैं। कल्पना कीजिए कि उनके पैसे ख़त्म हो जाएं और उनसे मेहनत नहीं हो तो फिर उनमें कितनी बुरी बीतेगी। नवाब मुजरा देखने के शौक रखते हैं और कोठों पर जाकर अपनी झूठी शान और अकड़ का प्रदर्शन करते हैं। वे अपने निवास पर नर्तकियों यानी जो महिलाएं नाच गाना करती हैं उनको नर्तकियों को बुलाते हैं। ये लोग छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं। क्यों? वीआईपीपन दिखाने के लिए। प्रश्न नंबर 7 है, क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ तो ऐसी सनकों का उल्लेख करें। हाँ, सनक का सकारात्मक रूप हो सकता है। सनक ही किसी काम को पूरा कराती है। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। समाज के नवनिर्माण का काम सनकी ही करते हैं। सामान्य लोगों के पास इसके लिए फुर्सत नहीं होती। देश रक्षा में अपने प्राण वे व्यक्ति गंवाते हैं जिन्हें देशभक्ति की सनक होती है। सनक के बिना कोई भी काम नहीं होता। सनक के कारण बछेंद्री पाल है जो एवरेस्ट की चोटी पर जा पहुंची थी। ये बहुत ही साहस का काम किया था। सनक के कारण महात्मा गांधी ने भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराया था। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए गांधी जी ने क्या कराया था? देश को आज़ाद कराया था। उनका जुनून था, सनक थी। सनक के कारण इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर दिया था। पहले बांग्लादेश है जो पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था और पाकिस्तानी लोग बांग्लादेशियों पर बहुत अत्याचार करते थे और इसलिए इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान से वो बांग्लादेश अलग करवा दिया था। सकारात्मक सन के समाज और देश में अच्छे परिवर्तन लाती हैं। तो ये इसके पाठ के प्रश्न उत्तर थे और आशा है कि आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। आपको सभी को
पहले पाठ पढ़ना है और समझना है, उसके बाद ये प्रश्न उत्तर का वीडियो है वो भी आप अच्छी तरीके से देखेंगे। इसमें 2-4 क्वेश्चन और बनते हैं, जैसे लेखक के अनुसार नवाब साहब ने सेकंड क्लास का ही टिकट क्यों खरीदा? क्योंकि लेखक चाहते नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा करने के लिए और किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीदा। उन्हें यह कतई उम्मीद न थी कि डिब्बे में अन्य कोई सफ़ेदपोश व्यक्ति भी होगा, क्योंकि वो अपनी कहानी के बारे में लिखना चाहते थे, कहानी के लिए टाइम निकाल रहे थे। तो ये वीडियो आप ध्यान से सुनेंगे। नमस्कार।